हाँ गुप्ता जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर किसी अच्छे लड़के की खबर हो तो आप मुझे खबर कीजिएगा। मुझे अपनी बेटी एकता की शादी करनी है। हाँ मोहन जी, मुझे एक अच्छे घर परिवार के बारे में मालूम चला है। मैं आपसे मिलकर आपको बताना ही चाहता था। ठीक है गुप्ता जी, तो फिर आप घर आइए, हम बैठकर घर में आराम से बातें करते हैं। जी जी ठीक है मोहन जी। बस एकता की शादी की चिंता है मुझे। कोई अच्छा घर परिवार मिल जाए तो धूमधाम से मैं अपनी बिटिया की शादी करूं। अच्छा, बस एकता की चिंता है आपको, और जो दो दो बेटे इस घर में शादी लायक हो रखे हैं उसका कुछ नहीं सोचा है आपने। अरे बेटे तो हमारी बेटी से बड़े हैं ना। अरे मनोरमा, पहले हम अपनी बेटी एकता की शादी कर दे, उसके बाद बेटों के लिए भी सोच लेंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना। अरे भाई, लड़के बड़े हैं तो पहले लड़की की शादी के बारे में सोचेंगे या फिर लड़की की शादी के बारे में। अरे विकास और विनय खुद चाहते हैं कि वह पहले अपनी बहन एकता की शादी करे, उसके बाद अपनी शादी का सोचे। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं चाहती हूँ कि पहले हमारे बेटे विकास की शादी हो, उसके बाद ही हम एकता की शादी करें। लेकिन विकास तो खुद ही मना कर रहा है ना मनोरमा। आप भी ना जरा भी दिमाग नहीं लगाते, ठंडे दिमाग से सोचिए जरा। पहले अगर हम बेटे की शादी करेंगे तो हमें जो दहेज मिलेगा, रुपए पैसे मिलेंगे, गहने जेवर मिलेंगे, वह सारी चीजें हम अपनी बेटी की शादी में लगा सकते हैं और फिर हमें अपनी बेटी के लिए अलग से कुछ और जुटाने की जरूरत ना होगी। ये कैसी बात कर रही हो मनोरमा तुम? अरे भाई, कोई बेटी अपने मायके से जो अपने लिए लेकर आएगी वह अपनी ननद को कैसे दे देगी? कैसे ना देगी? अरे मेरा समय भूल गए क्या आप? अरे आपकी बहन को मैंने अपने दहेज का कितना सारा सामान दिया था, भूल गए वो दिन आप? अरे मनोरमा, उस समय की बात अलग थी। तब हमारे माता पिता की सोचने समझने की शक्ति उस जमाने के अनुसार थी और हम भी अपने माता पिता की सोच का विरोध नहीं कर पाते थे। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। इस घर की तो परंपरा चली आ रही है ना कि जो बहू अपने दहेज में सामान लेकर आती है वो अपनी ननद की शादी में देती है। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, तो मैं अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही करूंगी। मनोरमा, जरा समझदारी भरी बातें करो। अरे भाई, जो तकलीफ तुमने सहा है वही तुम अपनी बहू को देना चाहती हो? क्यों नहीं, मेरी बहू कोई मेरे से अलग तो होगी नहीं। भाई जो कुछ मैंने सहा है वह तो उसे सहना पड़ेगा। और सहने की क्या बात है भाई, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरे माता पिता को यह बात बताई नहीं गई थी कि मेरी शादी में जो दिया जाएगा वह मेरी ननद की शादी में दे दिया जाएगा। लेकिन हम तो विकास की शादी के समय अपने समधी समधन जी को यह बात पहले ही बता देंगे कि हमारे घर की परंपरा चली आ रही है कि बहू अपने दहेज का आधा सामान अपनी ननद को देती है। नहीं मनोरमा, यह गलत है। देखो, हमने जो सहा है वह हम अपने बच्चों को नहीं सहने देंगे। अरे तुम ही बच्चों के लिए मुझसे कितनी बार लड़ाई करती हो, कहती हो कि जो कुछ हमें नहीं मिला वह हम अपने बच्चों को देंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा पहनावा, हर चीज देने के लिए तो तुम कितना लड़ती हो मुझसे। फिर जो कुछ हमने सहा है वह बच्चों को सहने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई, अपने बच्चे और उनके बच्चे? भाई इस घर में जो ब्याह कर आएगी, जो इस घर की बहू बनेगी, वह भी तो किसी न किसी की बच्ची होगी ना, और इस घर में आने के बाद तो वह भी हमारी बच्ची समान ही होगी। देखिए, मैं हर चीज आपको बारीकी से नहीं समझा सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि यह तो हमारे घर के रिवाज है कि घर की बहू अपने आधा सामान अपनी ननद को देती है और विकास की शादी के बाद ही हम एकता की शादी करेंगे और हमारी बहू जो कुछ भी लेकर आएगी उसका आधा हिस्सा हम एकता की शादी में देंगे। अब आपको मंजूर हो ना हो, लेकिन मेरा तो यही फैसला है। अरे मनोरमा, ये कैसी बात हुई? मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं आप? मैंने तो अपना फैसला सुना दिया। मम्मी मम्मी। अरे एकता, तुम बेटा आज कॉलेज नहीं गई? नहीं पापा, बताया था ना कल मैंने आपको कि कॉलेज में पिकनिक टूर है, तो कल जो स्टूडेंट नहीं जा रहा है उनकी छुट्टी होगी और जो टीचर नहीं जा रहे हैं उनकी भी छुट्टी होगी। अरे एकता, सारे टीचर्स गए हैं तो तुम्हें भी चले जाना था बेटा। नहीं मम्मी, मेरा मूड नहीं था। ठीक है बेटा। क्या हुआ एकता, क्यों मूड नहीं था बेटा? बस यूं ही मम्मी। अरे एकता को तो पिकनिक में जाना कितना अच्छा लगता है, अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ एकता कितना एंजॉय करती है, और आज फिर अचानक पिकनिक से जाने के लिए मना कर दिया एकता ने। हे भगवान, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं जाती हूँ और एकता से पूछ कर आती हूँ कि क्या बात हो गई। विकी, कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे आज के समय में कोई इस तरह की बेकार की बातें करता है क्या? अब तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी शादी के लिए इतने सारे दहेज की इच्छा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने दहेज नहीं दे सकते, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ना अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। एकता प्लीज समझने की कोशिश करो यार, तुम जानती हो ना कि मेरे मम्मी पापा कितने पुराने ख्यालात वाले हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं सोच रही हूँ ना, और वैसे भी मैं इस बेकार के टॉपिक को लेकर ना अपने मम्मी डैडी से कोई बात नहीं करूंगी, तुम समझे ना? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो, और मैं भी तुम्हारे लिए मरी नहीं जा रही हूँ। रखती हूँ मैं फोन, और मुझे फोन करके ना डिस्टर्ब मत करना, समझे तुम? एकता, मम्मी मम्मी आप। एकता, मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम पहले से किसी को पसंद करती हो तो खुलकर बताओ बेटा, हमें कोई ऐतराज ना होगा। बस लड़का अच्छे खानदान का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी नौकरी वाला होना चाहिए। वो मम्मी बेटा, तुम्हें इतने
झिझक की जरूरत नहीं है, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, बताओ क्या बात है। हाँ मम्मी, वो विकी को तो आप जानती ही है ना। हाँ, विकी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा घर परिवार है उसका। हाँ मम्मी, विकी और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते हैं और उसकी तो अब गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि विकी और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, तो हमें शादी से कोई एतराज नहीं है, हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे मैं अभी जाकर तुम्हारे पापा को बताती हूँ और हम कल ही विकी के घर जाते हैं। मम्मी, विकी के घर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आज उससे लड़ाई भी कर ली। लेकिन क्यों बेटा? अरे मम्मी, विकी के मम्मी पापा ना बहुत ही घटिया और पुरानी सोच रखते हैं, उन्हें आज भी अपने सरकारी नौकरी वाले बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए जिसके माता पिता मुंह मांगा दहेज दे उनकी बहू को। अब आप ही बताइए ना, ऐसे घर में जानबूझकर मैं शादी के लिए क्यों तैयार हूँ भला? मैं आप लोगों के ऊपर ना कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती। अरे बेटा, तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तेरे मम्मी पापा है ना, वैसे भी ये सरकारी नौकरी वाला दामाद ना बड़ी मुश्किल से मिलता है और विकी को तो हम पहले से ही जानते हैं, इसीलिए ना तू ये दहेज वहेज का टेंशन मत ले। हम विकी के मम्मी पापा से मिलकर ना सारा सेटलमेंट कर लेंगे। तुम ना बस विकी को फोन करो और उसे सॉरी कह दो। क्या क्या सच में मम्मी? हाँ बेटा। लेकिन मम्मी, आप मेरी शादी के लिए इतना सारा दहेज कहाँ से लेकर आएंगी? क्योंकि विकी के मम्मी पापा को तो मुंह मांगा दहेज चाहिए और फिर आप लोगों को तो अभी दोनों भैया की जिम्मेदारी भी उठानी है, उनकी शादी ब्याह करना है। फिर सारे रुपए आप मेरी शादी में थोड़ी ना ही खर्च कर सकते हैं। बिटिया, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सब सोचने के लिए अभी तुम्हारे मम्मी पापा है ना। तुम बस विकी को फोन करके सॉरी कहो, मैं अभी तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। अजी सुनते हो? क्या हुआ मनोरमा? सुनिए जी, एकता की शादी के लिए ना ये लड़के वड़के ढूंढने के झंझट से ना आप मुक्त हो जाइए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मेरी बात सुनिए आप पहले पूरा। आप मिश्रा जी के परिवार को जानते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका बेटा विकी, जिसे अभी 4 महीने पहले ही सरकारी नौकरी लगी है। हाँ, विकी, उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत बड़े पद पर नौकरी कर रहा है वह। उसने तो पूरे मोहल्ले में अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाँ, तो अब ये सोच लीजिए कि हमारा भी सिर्फ गर्व से ऊंचा हो जाएगा क्योंकि विकी इस घर का दामाद बनेगा। क्या? ये क्या कह रही हो मनोरमा तुम? हाँ जी, हमारी एकता और विकी एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं और दोनों शादी तक के विषय में सोच रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी और उनकी श्रीमती तो बहुत ही पुरानी ख्यालों वाले हैं। अरे उससे हमें क्या? वैसे भी लड़का सरकारी नौकरी में है, कोई यहाँ घर में तो वो रहेगा नहीं, जहाँ भी नौकरी रहेगी वही वो हमारी एकता को लेकर रहेगा। फिर हमें मिश्रा और उनकी वाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मनोरमा, मैंने तो सुना है कि मिश्रा जी ने अपने बेटी की शादी को लेकर मुंह मांगे दहेज की मांग रखी है। अरे तो क्या हुआ, हम देंगे मुंह मांगा दहेज, वैसे भी सरकारी नौकरी वाला जमाई मिलेगा हमें। लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है जितना शर्मा जी की डिमांड है। अरे आप इतना मत सोचिए, हमारे पास जो जितना है वह तो हम देंगे ही, लेकिन विकास की शादी के बाद उसके दहेज में जो कुछ भी आएगा उसका आधा हिस्सा हम एकता की शादी में दे देंगे और इस तरह दोनों घर से जब एकता को दहेज मिलेगा तो मिश्रा जी के हिसाब से मुंह मांगा दहेज तो हो ही जाएगा। लो जी, विकास भी आ गया, बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी। क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा, यहाँ तुम्हारी शादी की बात हो रही है। लेकिन मम्मी, पहले एकता की शादी तो हो जाने दीजिए। नहीं बेटा, पहले हमने तुम्हारी शादी का सोचा है, उसके बाद ही हम एकता की शादी करेंगे। लेकिन क्यों मम्मी? बस यूं ही, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी कुछ दिन अपनी भाभी के साथ रह ले, उसके बाद ही हम उसकी विदाई करेंगे। ठीक है मम्मी, आप लोग जैसा ठीक समझिए, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, मैं भी आता हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए जी, आप ना विकास से ये बात बिल्कुल मत कीजिएगा कि उसकी शादी में जो दहेज आएगा वह हम अपनी बेटी की शादी में देंगे। और रही बात लड़की की, तो उसकी भी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी गाँव वाली बहन है ना बबीता, अरे मैं उसे ही एक बार फोन लगा कर कहूंगी कि हमें विकास की शादी करनी है तो वह बड़े बड़े जमींदार घर की बेटियों का रिश्ता सुझा देंगी। वैसे भी वहाँ गांव के लोग तो शहर में रिश्ता जोड़ने के लिए उतावले बैठे हैं। लेकिन मनोरमा, ये तो गलत है ना? गलत सही कुछ नहीं है, बस अपना शांत बैठिए और विकास से कोई बात मत कीजिएगा। मैं आज ही अपनी बहन को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो बबीता। हाँ जी, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद फोन किया है आपने। अरे बबीता, हम ना अपने बेटे विकास की शादी करना चाहते हैं, तो बस अच्छे रिश्ते की तलाश है और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वहाँ गांव की लड़की आए कोई, वह भी अच्छे बड़े जमींदार घर की बेटी। अच्छा जी, तभी तो मैं कहूँ कि बिना काम के आपने मुझे फोन कैसे लगा लिया? वो क्या है ना कि विकास की शादी की जिम्मेदारी भाई तुम्हें भी तो है, तुम मौसी हो उसकी। हाँ ठीक है ना जी, मैं शाम को फोन करके बताती हूँ आपको। ठीक है बबीता, तेरे फोन का इंतजार रहेगा मुझे। इतनी उम्मीद तो है कि बबीता मेरा काम जरूर करेगी और वहाँ गांव में तो बड़े से बड़े जमींदार घर की बेटियां हैं, जो जमींदार अपनी बेटी की शादी करेगा वह मुंह मांगा दहेज तो देगा ही। इस तरह मुझे बहू मिल जाएगी और मैं अपनी बेटी की शादी भी मिश्रा परिवार में करवा पाऊंगी। पापा, ये माँ को क्या हो गया है? माँ ने बबीता मौसी से कहकर मेरा रिश्ता एक गाँव की 10वीं पास लड़की से करवा दिया है।
विकास, कौन सी हमें हमारी बहू से हाई फाई नौकरी करवानी है जो हम इतनी पढ़ी लिखी लड़की ढूंढे? अरे पढ़ी लिखी तो है, कोई अनपढ़ गंवार तो नहीं है, और वैसे भी बहुत अच्छे घर की, बड़े जमींदार घर की बेटी है वो। दहेज में लाख रुपए लेकर आएगी। तो मनोरमा, तुम दहेज के लिए अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने बेटे की शादी करोगी? देखिए जी, वह लड़की इतनी अच्छी, इतनी गुणवान, इतनी सुशील है ना कि आप भी उससे मिलेंगे तो शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। और विकास बेटा, तू चल चल मेरे साथ गांव चल, मैं तुझे मिलवाती हूँ उस लड़की से। तू भी ना उससे मिलने के बाद इस शादी के लिए मना नहीं कर पाएगा। लेकिन मम्मी, जब भैया नहीं करना चाहते तो? विनय, तुझे ना अभी घर गृहस्थी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे भी शहर की लड़कियां ज्यादातर नकचड़ी होती हैं, और गांव की लड़की आएगी तो इस घर को स्वर्ग बना देगी। मुझे अपने घर की सुख शांति चाहिए, इसलिए मैं गांव की लड़की से रिश्ता जोड़ रही हूँ। विकास, पहले तुम लड़की देख लो, यदि तुम्हें लड़की पसंद आएगी तो ही ये शादी होगी, नहीं तो यहाँ मैं तुम्हारी मम्मी की नहीं चलने दूंगा। ठीक है पापा? ठीक है बेटा, हम कल ही गाँव चलते हैं। तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। मैं भी तेरी बबीता मौसी को फोन करके बता देती हूँ कि हम कल आ रहे हैं लड़की वाले के घर। ठीक है मम्मी। मम्मी, विकास भैया के सीधेपन का खूब फायदा उठा रही हैं आप। तू चुप कर, जब तेरी बारी आएगी ना तब बताऊंगी तुझे। मम्मी, मैं विकास भैया की तरह नहीं हूँ, जब मेरी बारी आएगी ना तो मैं किसी की नहीं चलने दूंगा। मैं सोच समझकर और अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल होगा। हाँ हाँ, जब तेरी बारी आएगी तब देख लेंगे। अभी तू ज्यादा टांग मत अड़ा, और देख तू ना अपने भाई के कान मत भरना। इस तरह मनोरमा जी ने दहेज के लालच में आकर अपने बेटे विकास की शादी, गाँव की एक भोली भाली सीधी शादी बड़े जमींदार घर की बेटी बिंदिया से तय कर दी। इस तरह बिंदिया और विकास की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न होती है। बिंदिया की शादी में बिंदिया के माता पिता ने खूब सारा दहेज दिया था। दहेज में सोना चांदी रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। इतना सारा दहेज पाकर तो मनोरमा जी के खुशियों का ठिकाना न था। बेटा विकी, ये तो चमत्कार हो गया कि गुप्ता जी मुंह मांगा दहेज देने के लिए तैयार हो गए। हाँ माँ, चमत्कार ही समझिए। ठीक है बेटा, वैसे भी अब हम तुम्हारी शादी करना ही चाहते थे, तो अब तुम्हारी शादी होगी, वह भी तुम्हारी पसंद की लड़की से। ठीक है मम्मी। अब मम्मी को क्या पता कि ये सारा दहेज कहाँ से आया है। अगर एकता की भाभी इतना सब कुछ लेकर नहीं आती तो मेरी और एकता की शादी तो हो नहीं सकती थी। तो मुझे तो एकता की भाभी को थैंक यू सो मच कहना चाहिए मिलकर। बिंदिया बहू, हमारे घर जो आज 1.25 महीने की पूजा थी वह पूरी हो चुकी है। अब तुम ये सारे गहने जेवर उतार कर रख दो और आज से घर की सारी जिम्मेदारी उठा लो। हाँ हाँ, चलिए भाभी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। सुनिए जी, 1.25 महीने तक घर की पूजा पाठ और शादी ब्याह की व्यस्तता के कारण हमने नई बहू के हाथ से कुछ स्वादिष्ट नहीं खाया है। आज नई बहू कुछ अच्छा बनाकर खिलाएगी हमें। चलिए भाभी। जाओ बेटा, बहू को समझाना कि अब इतने भारी भरकम गहने जेवर पहनने की जरूरत नहीं है उसे। अब वह सारे जेवर लाकर मेरे पास रखवा दे ताकि मैं सुरक्षित रख दूं उसके गहने जेवर। हाँ ठीक है मम्मी। शारदा, ये क्या बात हुई कि बहू के सारे गहने तुम अपने पास रखोगी? अरे बहू खुद भी तो गहने संभाल सकती है ना। क्यों भूल गई क्या? मिश्रा जी से हमने क्या वादा किया है, विकी और एकता की शादी भी तो करवाना है ना हमें। मम्मी, ये तो सरासर गलत बात हुई। बेटा, क्या सही है क्या गलत है ये तुम्हारी माँ अच्छे तरीके से जानती है, और मुझे तो पूरा यकीन है जब तेरी बारी आएगी ना तू तो अपनी बीवी का गुलाम बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। अरे भाई, यह समय बेकार की बातें करने का नहीं है, बल्कि जल्दी से जल्दी मिश्रा जी से मिलने का है। आप भी ना इस विनय की बातों में आ जाते हैं। लेकिन मनोरमा, मुझे सच में ये उचित नहीं लग रहा है। आपको आपकी बेटी की खुशी चाहिए या नहीं? सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए या नहीं? किसी ने सच ही कहा है कि माँ से ज्यादा ना अपने बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच सकता। मम्मी जी ने कुछ अच्छा बनाने को तो कहा है, लेकिन बताया नहीं है कि मुझे बनाना क्या है। अरे बिंदु, तुम्हारी सास कहाँ गई बेटा? प्रणाम दादी बुआ। अरे जीती रहो बिटिया, सच में तुम बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कारी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा। अरे बुआ दादी, चलिए बैठिए ना, मैं आपके लिए भी चाय बनाती हूँ। अरे नाना, मैं चाय वाय तो नहीं पीऊंगी, वह तो बस मैं मनोरमा से पूछने आई थी कि सारे मोहल्ले में क्या क्या बुआ दादी जी? यही कि वो मिश्रा जी के बेटे विकी और एकता की शादी के चर्चे चल रहे हैं। अरे आंटी आप? हाँ मनोरमा, मैंने सुना है कि विकी और एकता की शादी के चर्चे चल रहे हैं। अरे आंटी, चलिए ना हम बाहर बैठकर आराम से बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी फुर्सत नहीं है। वो तो मैं इतना पूछने आई थी कि मिश्रा जी ने तो बेटे की शादी के लिए बहुत ज्यादा दहेज की डिमांड की है ना। आंटी जी चलिए ना, हम बाहर बैठकर आराम से बात करते हैं। मनोरमा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बिंदु के सामने एकता की शादी के बारे में कोई भी बात हो।
क्योंकि मनोरमा बिंदिया को नहीं बताना चाहती थी कि वो अपनी बेटी की शादी में दहेज अपनी बहू के लाए हुए दहेज को देने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता है और उधर एकता और विकी की शादी की डेट भी निकल जाती है। इधर बिंदिया की ससुराल में धूमधाम से एकता की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच बिंदिया को पता चलता है कि उसके सारे गहने जेवर उसकी ननद को शादी में दिए जा रहे हैं। इस बात को सुनकर बेचारी बिंदिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति विकास से शिकायत करती है। क्या हुआ बिंदिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुनिए जी, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं अपने सारे गहने एकता की शादी के लिए दे दूं। अरे तुमसे किसने कहा बिंदिया? मम्मी जी ने आज मुझसे दहेज में मेरे सारे गहने ले लिए और मुझे ये तक नहीं बताया कि वह उन गहनों को एकता दीदी की शादी में देने वाली है। वह तो आज एकता दीदी सारे गहनों को पहनकर देख रही थी, तब मुझे मालूम चला कि वह सारे गहने मम्मी जी ने एकता दीदी के लिए हैं। बिंदिया, मैं माँ से बात करूंगा और माँ उन गहनों को यदि एकता को दे भी रही हो तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए फिर से सारे गहने बनवा दूंगा। बात गहने बनवाने की नहीं है जी, उन गहनों में मेरे माता पिता का प्रेम है। मेरे माता पिता सालों से मेरी शादी के लिए पाई पाई रुपए से गहने जेवर बनवा रहे थे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। और अब तो मेरे माता पिता कुछ बनवा भी नहीं सकते, क्योंकि दादा दादी ने जायदाद का बंटवारा करवा दिया और उस बंटवारे में भी मेरे माता पिता को सबसे कम हिस्सा मिला है और उसमें भी माता पिता के पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब मेरी शादी में लगा दिया उन्होंने। बिंदिया, बिंदिया बहू। जी मम्मी जी। तो तुम यहाँ मेरी शिकायत मेरे बेटे से कर रही हो? अरे अगर तुम्हें गहने जेवर का इतना ही लालच है तो अभी लाकर मैं सारे गहने जेवर तुम्हें दे देती हूँ। वह तो मुझे लगा कि घर की बात है, भाई घर के गहने घर में ही उपयोग हो रहे हैं, यह सोचकर मैंने एकता को दे दिए थे, लेकिन लगता है कि तुम बहुत छोटे नियत की हो। मैं अभी सारे गहने लौटा देती हूँ। नहीं माँ, गहने लौटाने की जरूरत नहीं है, मैं बिंदिया के लिए दूसरे गहने बनवा दूंगा। नहीं बेटा, लेकिन बिंदिया चाहती ही नहीं। मुझे तो लगा था कि गांव की सीधी सादी लड़की है, अरे इस घर को अपना घर परिवार समझेगी, इस परिवार की जिम्मेदारी को अपना समझेगी, यह सोचकर मैंने गहने दे दिए थे। मम्मी जी, मैं इस घर परिवार को अपना समझती हूँ, लेकिन वो गहने तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए दिए थे ना। देखा बेटा, देखा बिंदिया को आए अरे 4 महीने नहीं हुए और अभी से तेरा मेरा करने लगी। इसका मतलब बिंदिया अभी हम लोगों को अपना नहीं समझती है। बिंदिया, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए दूसरे जेवर बनवा दूंगा। नहीं नहीं, ये हमें अपना समझती ही नहीं, फिर उन गहने जेवर का क्या मोल जब यही हमें नहीं समझती। मैं अभी से सारे गहने लौटा देती हूँ। बिंदिया, बिंदिया रोको माँ को और मना करो गहने जेवर लेने से। मैंने कहा रोको बिंदिया। ये मुझे रोक क्यों नहीं रही है? रुक जाइए मम्मी जी, मुझे गहने वापस नहीं चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें गहने वापस करना चाहती थी, लेकिन अब तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, उन गहनों को मैं एकता की शादी में दे दूंगी और तुम्हारे लिए विकास दूसरे गहने बनवा देगा। देखो बिंदिया, मैंने आज तक अपने माता पिता की बातों का कभी विरोध नहीं किया है और मैं तुमसे भी यही आशा रखता हूँ। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी माता पिता के कहने पर लिया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि इस घर के प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। ठीक है जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बेचारी भोली भाली बिंदिया किसी का विरोध नहीं करती है और चुपचाप अपने दहेज में लाए सारे गहने जेवर अपनी ननद की शादी में दे देती है। 3 महीने बाद एकता और विकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। एकता ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती, क्योंकि मायका और ससुराल एक ही शहर में होने की वजह से जब एकता का मन करता तो वो अपने मायके आ जाया करती। एकता, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है? हाँ मम्मी, वहाँ तो सब बढ़िया है, लेकिन ये बताइए कि अभी भाभी मायके से आई है तो क्या क्या लेकर आई है? वह मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर आई है या नहीं? हाँ हाँ बेटा, जब तेरी भाभी मायके जा रही थी तभी मैंने तेरी भाभी को समझा दिया था कि हमारे घर का ये रिवाज चला आया है कि भाभी मायके से जो कुछ भी अपने लिए लाती है वैसा ही कुछ अपनी ननद के लिए भी लेकर आती है। तो तुम्हारी भाभी ना अपने लिए जैसी साड़ी लेकर आई है वैसी साड़ी तुम्हारे लिए भी लेकर आई है। क्या बस साड़ी लेकर आई है भाभी मेरे लिए, और अपने लिए क्या क्या लेकर आई है? देखिए मम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, भाभी जो भी सामान अपने लिए लाएगी वैसा ही ठीक सामान मेरे लिए भी लाएगी। अरे दीदी, आप कब आई? मैं तो बहुत देर से आई हूँ भाभी, लेकिन आराम करने की वजह से आपको फुर्सत ना थी। नहीं दीदी, मैं कल ही मायके से आई थी ना, तो अपने सारे सामान खाली कर रही थी। वैसे मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हैं? ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ दीदी, बस 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ, एक आपके लिए एक मेरे लिए। अच्छा तो चलो पहले मैं पसंद करूंगी कि मुझे कौन सी साड़ी चाहिए। हाँ बिंदिया, वैसे भी तुम्हारे हर सामान में तुम्हारी ननद का अधिकार तो तुमसे भी पहले है, आखिर वो तुम्हारी ननद जो है। जाओ ले जाओ अपने कमरे में, और जो मेरी बिटिया को पसंद आए वही साड़ी तुम उसको दे देना। और हाँ, जब भी कोई सामान लाओ तो ध्यान से एक सामान एकता के लिए लेकर आना, क्योंकि यह इस घर की परंपरा है। लेकिन मम्मी जी, हर बार 2 सामान मिलना तो मुश्किल है ना। अब माता पिता की स्थिति भी पहले जैसे नहीं रही। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे लिए जो सामान आएगा वह सामान एकता के लिए भी आएगा। अब जाओ, जाकर एकता को अपने कमरे में लेकर जाओ और उसे उसकी पसंद की चीजें दो। ये क्या बात हुई मम्मी? ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई। अरे
तुझे ये घर के मामले ना समझ में नहीं आते, तू बीच में मत बोला कर। वीना भैया, आपको अपनी बहन की खुशियों की ना जरा भी फिक्र नहीं है। हाँ, जैसे तो तुम्हें यहाँ सबकी खुशियों की फिक्र लगी है। मम्मी, ये वीना भैया ना हमेशा उल्टी ही बातें करते हैं। तू उसकी बातों में ध्यान मत दे बिटिया। जा अपनी भाभी के कमरे में और अपनी पसंद की साड़ी ले ले। यह तो अब हमेशा का होने लगा था। धीरे धीरे बिंदिया और विकास की शादी को 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 सालों में अक्सर यही होता था कि बिंदिया जो भी अपने मायके से लाती, उनमें से जो सामान अच्छा लगता वह एकता पहले ले लेती। अब तो बेचारी बिंदिया भी अपनी ननद के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी रहने लगी थी और उसके इस दुख को उसके देवर विनय के सिवा और कोई नहीं समझता था। ये मम्मी और एकता ना भाभी के ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं। अरे भाभी बेचारी अपने मायके से जो कुछ भी लेकर आती हैं, उनमें से जो सामान एकता को पसंद आता है वह भाभी की मर्जी के बिना ही एकता ले जाती है। और जब भी एकता को समझा तो यही कहती है कि यह तो हर ननद का अधिकार है। देवर जी, आपके लिए खाना लगा दूं मैं? नहीं भाभी, आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है तो मैं खाना वहीं से खाकर आऊंगा। भाभी, आज के जमाने में इतना सीधा कोई नहीं होता। अरे आप अपनी चीजों को ऐसे कैसे एकता को दे देती हैं? आप मना क्यों नहीं करती? वह सारे सामान आपके माता पिता ने आपको दिए हैं, ना कि एकता को। फिर भी आप एकता को कुछ नहीं कहती हैं। क्या कहूँ देवर जी, जब आपके भैया ही नहीं चाहते कि मैं किसी का विरोध करूँ तो भला मैं किसी को क्या ही कह सकती हूँ। अब तो इन सब बातों को 3 साल होने लगे, अब तो मुझे भी इन बातों की आदत हो गई है। नहीं भाभी, ये गलत है। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकना सीखना चाहिए आपको विरोध करते आना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता देवर जी, जो हमेशा से चला आया है बस वही होगा इस घर में। लगता है अब समय आ गया है कि मुझे इस परंपरा को बदलनी ही होगी। मैं आज ही अपने और मीनाक्षी के बारे में मम्मी पापा को बताता हूँ कि मुझे मीनाक्षी से ही शादी करनी है। हाँ, हमें मीनाक्षी पसंद है। आखिर वो इतने बड़े परिवार की बेटी है, उसके माता पिता के पास रुपए पैसे गाड़ी बंगला किसी चीज की कमी नहीं है। वह तो अपनी बेटी को मुँह मांगा दहेज देंगे। हाँ मम्मी। ठीक है बेटा, हम जल्दी मीनाक्षी के मम्मी पापा से मिलकर तुम्हारी शादी की डेट निकलवाते हैं। मम्मी, मीनाक्षी भाभी के पास कितने सारे गहने हैं और अभी तक आपने उनके कोई भी गहने मुझे नहीं दिए। अरे मेरा कोई नेक नहीं है क्या? तुम चिंता मत कर बेटा, आज ही मैं तेरी मीनाक्षी भाभी से सारे जेवर मांग के अपने पास रख लेती हूँ। फिर तुझे जो पहनना है तो वो पहन लेना। ओ मम्मी, मुझे सिर्फ पहनना नहीं, अपने ससुराल लेकर जाना है। हाँ ठीक है, मैं आज बात करती हूँ ना तेरी छोटी भाभी से। अरे विनय, आ गए तुम लोग मंदिर से? हाँ मम्मी। बहू कहाँ गई? वह भाभी के कमरे में है। मम्मी, ये बड़ी भाभी ना कुछ ज्यादा ही चिपक रही है मीनाक्षी भाभी के पास। कहीं उन्हें ये उल्टा सीधा कुछ भड़का ना दे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। चल मैं जाकर देखती हूँ बिंदिया के कमरे में। लगता है मम्मी और एकता अब मीनाक्षी से उसके जेवर मांगने पर आ गए हैं। लेकिन मैं भी कहाँ कम हूँ। मैंने मीनाक्षी को साफ साफ समझा दिया है कि अपने कोई भी जेवर वह किसी के पास ना दे, बल्कि खुद ही संभाल कर रखे। दीदी बताइए ना, क्या आपको ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है? शादी के समय में भी आपने कुछ खास ज्वेलरी नहीं पहनी थी, बस यही पहने हुए थे जो अभी पहने हुए हो। ऐसी बात नहीं है मीनाक्षी, हर एक औरत को गहने पहनने का शौक होता है। गहने में अपने आप को सजाने का शौक होता है। हाँ दीदी, शादी के एल्बम में देखा है मैंने, आपने बहुत सारे गहने पहने हैं, लेकिन अभी आपके पास वह कोई भी गहने नहीं है। कहाँ गए दीदी आपके सारे गहने शादी के समय के? भाभी क्या कर रही हैं आप यहाँ? कुछ नहीं एकता दीदी, बस यूं ही मैं भाभी के साथ बैठी थी। अरे भाभी चलिए ना, मम्मी आपको कब से ढूंढ रही है। मम्मी बोल रही थी कि आपसे उन्हें जरूरी काम है। अच्छा आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी, फिर फुर्सत से बैठकर हम बातें करेंगे। मैं अभी आती हूँ। अब मैं मीनाक्षी को क्या ही बताऊँ, धीरे धीरे से खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा मीनाक्षी, मैं बोल रही थी कि सारे जेवर लाओ मुझे दे दो, मैं अपने पास संभाल कर रख लेती हूँ। अरे मम्मी, मीनाक्षी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो अपने जेवर नहीं संभाल पाएगी। वैसे भी आपके ऊपर तो पहले से ही जेवरों की जिम्मेदारी है। आपने बड़े भाभी के जेवर जो संभाल कर रखे हैं। विनय, ये क्या बोल रहा है तू? हाँ मम्मी, ठीक ही तो कह रहा हूँ ना। और वैसे भी अब धीरे धीरे आपकी उम्र हो जा रही है, ऐसे में आप इतने गहने जेवर की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएंगी? इसलिए मीनाक्षी के जेवर ना मीनाक्षी के पास ही रहने दीजिए। मीनाक्षी बहुत ही समझदार है, वह अच्छे से जानती है कि उसे अपने सामानों की देखभाल कैसी करनी है। आप चाहे तो आप भाभी के जेवर भी लाकर मीनाक्षी के पास दे सकती हैं। कैसी बात कर रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूँ मम्मी। अब बिंदिया भाभी की बात अलग है, बेचारी गांव की है, उन्हें अपने सामानों की देखभाल करते नहीं आता। लेकिन मीनाक्षी तो शहर की पढ़ी लिखी और तेज तर्राट है, उसे सब कुछ आता है। इसलिए ना आप कष्ट मत कीजिए। हाँ मम्मी जी, विनय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी चीजों की देखभाल बहुत अच्छे से करती हूँ। आप चाहें तो अपने भी सारे जेवर लाकर मेरे पास दे सकती हैं। मीनाक्षी की बात सुनकर मनोरमा का मुंह जैसे खुला का खुला रह गया। मनोरमा जी को कुछ जवाब देते नहीं बना और वह सीधे अपने कमरे में चली गयी। बेटा, मीनाक्षी तो तेरी बिंदिया भाभी की तरह बिल्कुल नहीं है, वह तो सच में बहुत तेज तर्राट है। उसने मुझे अपने जेवर देने से साफ साफ मना कर दिए। ओ मम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप?
आप भाभी से उनके जेवर नहीं ले पा रही हैं। तू चिंता मत कर, लेकिन मैं तेरी भाभी को समझाऊंगी कि वह अभी 2 दिनों के बाद मायके जाएगी ना, और वहाँ से लौट कर आएगी तो वो उपहार में तेरे लिए जरूर वह सब कुछ लेकर आएगी जो अपने लिए लेकर आती है। इस तरह समझा बुझाकर मनोरमा जी ने अपनी बेटी को शांत किया। 2 दिनों के बाद मीनाक्षी अपने मायके जाती है, लेकिन जब मीनाक्षी मायके जाती है तो मनोरमा मीनाक्षी को समझा देती है कि जो सामान वह अपने लिए लेकर आएगी वही सामान वह अपनी ननद के लिए लेकर आएगी, क्योंकि यह तो उनके घर की परंपरा है। मीनाक्षी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने मायके चली जाती है। क्या हुआ एकता, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे घर का ये रिवाज है कि घर की बहुएं अपनी ननद को अपने दहेज में लाए कुछ जेवर उपहार में देती है, लेकिन तुम्हारी भाभी मीनाक्षी ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। बताओ ना एकता, मीनाक्षी भाभी ने क्यों नहीं दिया तुम्हें? अरे ऐसी बात नहीं है, मीनाक्षी भाभी तो मुझे देना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद ही लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतने सारे गहने जो हैं। तुम और गहने लेने से इनकार कर दो, मुझे यकीन नहीं होता। अरे यार, तुम ना जबरदस्ती मेरा दिमाग खा रहे हो। अब तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एकता को विकी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और एकता अपनी मम्मी से फोन करके कहती है कि उसे मीनाक्षी भाभी से कुछ न कुछ उपहार चाहिए, क्योंकि उसके ससुराल में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या हुआ बिंदिया, तुम खुश क्यों नहीं रहती? जब देखो तब तुम्हारा मुंह ही बना रहता है। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशियाँ किसी के सामने बयां नहीं कर सकती। देखो ज्यादा घुमा फिरा के बात मत करो, क्या बात है साफ साफ बताओ। मैं आपसे क्या ही कहूँ, आपको तो मेरी तकलीफ कभी नजर ही नहीं आती। एक देवर जी हैं जो मीनाक्षी का कितना ख्याल रखते हैं, उसके सुख दुख की चिंता करते हैं, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। एक आप हैं जो मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि मुझे बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कहीं मैं आपके माता पिता का दिल न दुखा दूं। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी विनय की तरह अपनी बीवी का गुलाम बन जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा कि आप गुलाम बन जाइए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि एक पति का अपने पत्नी के प्रति जो कुछ अधिकार और जो कुछ कर्तव्य होते हैं, बस आप उन्हीं का पालन करें। तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है, ले दे के लालची की तरह बस गहने जेवर की बात करती हो। सच में इन्हें कभी मेरी फिक्र नहीं होती, कभी मेरी परवाह नहीं होती। पहले तो अपना दुर्भाग्य समझकर चुपचाप सब कुछ सह लेती थी, लेकिन अब मीनाक्षी को देखती हूँ कि देवर जी उसका कितना ख्याल रखते हैं, मीनाक्षी अपने लाए हुए गहनों से सजी धजी से रहती है, तब मेरा मन बहुत कसोड़ता है और मैं अपने आप को कोसती हूँ कि क्यों मैं मीनाक्षी की तरह विरोध नहीं कर पाती, क्यों मैं अपने हक के लिए कुछ बोल नहीं पाती। इस तरह बेचारी बिंदिया को आज बहुत अफसोस होता है कि वह अपने अधिकार के लिए किसी से कुछ बोल नहीं पाती है। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और मीनाक्षी अपने मायके से आती है, लेकिन जैसे ही मीनाक्षी अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है तो सास उसका रास्ता रोककर पहले उसके लाए हुए उपहार देखने की जिद करती है। विनय, कितना बदतमीज हो गया है तू। अरे यह हमारे घर का रीति रिवाज है कि घर की बहुओं को अपनी ननद को कुछ न कुछ अच्छा उपहार देना होता है, और मीनाक्षी ने अभी तक कोई उपहार नहीं दिया है जो उपहार एकता को पसंद आए। तो भाई मैं भी तो देखूं कि बहू ने इस बार अपने मायके से क्या क्या लेकर आया है। मम्मी, एक तो उपहार कहती हैं और उसमें भी कहती हैं कि एकता को पसंद आना चाहिए। उपहार ऐसा नहीं होता कि हम जिसे दे रहे हैं उसे पसंद आए। अरे भाई, देने वाला अपनी मर्जी से दे, चाहे सामने वाले को पसंद आए ना आए। और भाई, जब मीनाक्षी अपना बैग खोलकर नहीं दिखाना चाहती तो ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई कि आप जबरदस्ती उसका बैग खोलकर देखना चाहते हैं। विनय, कितना बदतमीज हो गया है तू, जो अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। अच्छा, काश थोड़े बदतमीज आप भी हो जाते तो भाभी का ये मुरझाया चेहरा इस घर में हंसता खिलखिलाता हुआ नजर आता। क्या बक रहा है तू? और नहीं तो क्या, माँ इस घर में रीति रिवाज और परंपरा का डंका बजा बजा कर भाभी की सारी खुशियाँ भाभी से छीन ली, लेकिन अभी तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अरे तू कहना क्या चाहता है? आपने तो शादी के वक्त बड़ी बड़ी डिंगे मारी थी कि आप बाद में भाभी को गहने जेवर बनवा कर दे देंगे, और यह बोलकर आपने भाभी के सारे जेवर माँ को दे दिए, और माँ ने भी वह जेवर संभाल के नहीं रखे बल्कि एकता को दे दिए। और आपको इस बात से जरा भी तकलीफ नहीं है कि भाभी के माता पिता ने कितने प्यार से भाभी के लिए बनवाया था। अरे भैया, भाभी भी एक इंसान है, किसी की बेटी है, और सबसे बड़ी बात कि भाभी आपकी पत्नी है, और एक पति का पूरा कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखे। और हाँ, मैं अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखता हूँ, और आपकी नजरों में बदतमीज हूँ तो मुझे बदतमीज होना पसंद है। विनय जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति उसकी खुशियों का ख्याल रखे, उसके लिए वहाँ खड़े रहे जहाँ उसका साथ कोई न दे रहा हो। एक पति के सारे फर्ज आप बखूबी निभा रहे हैं। मुझे फक्र है ये कहने में कि आप मेरे पति हैं। माँ, और जब तक मीनाक्षी की अपनी मर्जी नहीं होगी तब तक आप मीनाक्षी का कोई भी सामान आप उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते, और आपने जोर जबरदस्ती जैसी कोई चीजें की तो मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से दूर चला जाऊंगा। अपने छोटे भाई की बात सुनकर विकास को भी अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, मुझे लगता है कि विनय बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। मेरे और बिंदिया की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन बिंदिया को मैंने आज तक कोई उपहार नहीं दिया, और ना ही आप लोगों ने कोई उपहार उसे दिया है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि उससे हमेशा सब कुछ छीना है, यहाँ तक उसे उसकी खुशियाँ छीन ली। लेकिन अब नहीं माँ, मैं भी
मैं भी पति के सारे कर्तव्य निभाऊंगा जो मेरा छोटा भाई निभा रहा है। और माँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी पत्नी के सारे जेवर मेरी पत्नी को वापस कर दीजिए, जिसे वह हमेशा अपने पास एक स्त्री धन के रूप में संभाल कर रखे। हे भगवान, आज मेरे छोटे बेटे ने घर छोड़ने की धमकी दी है। क्या पता अगर मेरा व्यवहार ऐसा ही रहा तो मेरा बड़ा बेटा भी मुझसे दूर जाने की धमकी देगा। मेरी बेटी तो ब्याह कर ससुराल चली गई है और वह तो यहाँ समय समय पर आती है, लेकिन मेरे सुख दुख के असली साथी तो मेरे बहू बेटे ही हैं। इसलिए आज के बाद मैं अपनी बेटी को खुश करने के चक्कर में अपने बहू बेटे का दिल नहीं दुखाऊंगी। और मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि बेटी को खुश रखने के चक्कर में बहू को परेशान मत करना।